हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के दो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में, जो कि हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, यानी मानवतावादी संदर्श और उसके साथ साथ विकासमूलक संदर्श। सबसे पहले हम देखते हैं मानवतावादी संदर्श। मानवतावादी संदर्श में बस कुछ ही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि एग्जाम में खासकर पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मानवतावादी संदर्श के जो समर्थक कौन थे, मेन समर्थक कौन थे। तो उसमें आप देखें मैस्लो और रोजर्स। मैस्लो और रोजर्स इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स है। और इन्होंने मानवतावादी संदर्श से संबंधित बहुत सारे काम किए। इन्होंने सेल्फ को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए, जिसमें बताया कि व्यक्ति केवल एक अचेतन का गुलाम नहीं है, न ही एक व्यक्ति का व्यवहार केवल सिर्फ एक उद्दीपक पर नहीं निर्भर करता है। इन्होंने इसमें बताया गया कि व्यक्ति उन्नतशील प्राणी है, वह जन्मजात उसके अंदर उन्नति की इच्छा होती है, वह अपनी उन्नति को देखता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो देखते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और खासकर जो ऑप्शनल पेपर आते हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवतावादी संदर्श को मनोविज्ञान का कौन सा बल कहा गया। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का तृतीय बल किसे कहते हैं। तो जो मानवतावादी संदर्श है उसे हम मनोविज्ञान का तृतीय बल कहते हैं, थर्ड फोर्स। ये क्या है? ये मनोविज्ञान का इसे तृतीय बल या थर्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर फर्स्ट और सेकंड फोर्स किसे कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फोर्स है उसे मनोविज्ञान का जो फर्स्ट फोर्स है वह है बिहेवियरल। जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है या जो व्यवहार परक संदर्श है उसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, वह मनोविज्ञान का द्वितीय बल माना जाता है। अब जो फर्स्ट थ्योरी है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किसने किया था? वॉटसन और स्किनर ने। और जो सेकंड थ्योरी है वो तो पूरी तरीके से उसमें फ्राइड ही छाया है। फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मनोविज्ञान का प्रथम बल है वह व्यवहार परक संदर्श को कहा जाता है या व्यवहार को कहा जाता है। मनोविज्ञान का द्वितीय बल मनोविश्लेषण को कहा जाता है, मनोविश्लेषण संदर्श को कहा जाता है। और मनोविज्ञान के जो तृतीय बल या थर्ड फोर्स है वह मानवतावादी संदर्श है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बताया गया व्यक्ति की अपूर्वता की बात की गई। यहाँ पर यह बताया गया कि जो पर्सन है वह अपने आप में यूनिक होता है। वह एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूरी तरीके से डिफर करता है, वो डिफरेंस रहता है उसमें, उनकी क्वालिटीज में डिफरेंस रहता है, सब एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, अंतर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है उनमें। और प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक यूनिक क्वालिटी को लेकर चलता है, सब में एक ना एक यूनिकनेस होती है। और इसके साथ साथ वह ग्रोथ करता है। व्यक्ति वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एक बालक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आप को ग्रोथ करता रहता है, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अपना ग्रोथ करता है। और उसके अंदर यहाँ पर जो एक और पॉइंट बताया गया सिलेक्शन का, चयन का, यहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति एक सिलेक्टिव प्राणी है, वो सिलेक्शन करता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, वह अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग प्रत्येक परिस्थिति में अपने व्यवहार का चयन करता है कि मुझे किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है। ये बात बताई गई। इसके साथ साथ इन्होंने अचेतन जो अभिप्रेरणा है उसको अस्वीकार कर दिया। कहा व्यक्ति अचेतन का गुलाम नहीं है कि सिर्फ अचेतन मन ही जो जैसा चाहेगा व्यक्ति वैसा व्यवहार करेगा।
इन्होंने बताया कि व्यक्ति चेतन है और क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। व्यक्ति के अंदर चेतन तत्व है और उसके अंदर सृजनात्मकता की भी क्वालिटीज है, सृजनात्मकता का गुण है। और व्यक्ति पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में होकर किसी भी व्यवहार को करता है और अपना ग्रोथ करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को उन्नत से और उन्नत बनाने की कोशिश करता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि व्यक्ति एक उत्तम प्राणी है, मनुष्य एक उत्तम प्राणी है जो अपने आप को और उन्नत बनाने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। फिर जो मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पर अचेतन अभिप्रेरणा को अस्वीकृत किया गया, मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि व्यक्ति चेतन है और सृजनात्मक प्राणी है जो कि अपना ग्रोथ करता है, अपने आप को और उन्नत बनाता है। तो समझ में आ गया, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस संदर्भ से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब पूछ लिया गया कि मनोविज्ञान का तृतीय बल किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे मानवतावादी संदर्भ को। या पूछ लिया गया कि कौन सा संदर्भ है जो मानव की अपूर्वता की बात करता है, मानव की यूनिकनेस की बात करता है, तो कौन सा संदर्भ है, मानवतावादी संदर्भ। या इसके साथ साथ यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा संदर्भ है जिसमें व्यक्ति को एक सृजनात्मक और चेतन प्राणी बताया गया, तो इसका भी आंसर आपका मानवतावादी संदर्भ है। इसके बाद हम विकासमूलक संदर्भ को देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले संदर्भ के बारे में जो कि है विकासमूलक संदर्भ या इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। और इसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट है वह है अनुकूलता या एडॉप्टेशन। कैसे व्यक्ति पर्यावरणीय दबाव को झेलते हुए अपने आप को उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करता है, अपने आप को उसके अनुकूल बनाता है और अनुकूल बनाने के साथ साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और यह अनुकूलता सिर्फ शारीरिक नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के एडॉप्टेशन है। क्योंकि जब कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है तो हमारे केवल फिजिकल बॉडी में ही परिवर्तन नहीं आता है, हमारी मेंटल प्रॉब्लम भी या हमारे मानसिक स्थिति में भी बदलाव आते हैं। तो व्यक्ति कैसे अपने शारीरिक और मानसिक एडॉप्टेशन को या अनुकूलता को बनाए रखते हुए इस इन्वायरमेंट के दबाव को झेला और उसके साथ साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति की, उसी का अध्ययन हम विकासमूलक संदर्भ के अंतर्गत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात की गई कि इस संदर्भ का जो आधार है वो व्यवहारात्मक और मानसिक अनुकूलता है। अनुकूलता का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि धरती पर हजारों सालों पहले डायनासोर्स आए। डायनासोर्स जो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, सबसे आकार में भी बड़े और ताकत में भी सबसे अधिक शक्तिशाली, लेकिन इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी वह इस धरती से गायब हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह एक चीज नहीं कर पाए और वह था कि अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेना या अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना। वह अपने आप को उस एनवायरमेंट के अनुकूल नहीं बना सके और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका नामो निशान मिट गया। तो विकासमूलक संदर्भ में इसी बात पर बल दिया गया कि कैसे व्यक्ति हजारों सालों से पर्यावरणीय दबाव को, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेलते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हुआ और आज इस पोजीशन पर पहुंचा कि जहां गुफाओं से निकलकर वह आज बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहा है। और हर तरह से, चाहे वह टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे उसके रहन सहन की बात करें, हर तरह से उसने अपने आप को इन्वायरमेंटली जो चेंजेस थे, जो प्रेशर थे, उनको झेलते हुए अपने आप को इस पोजीशन पर पहुंचा दिया कि आज वह आसानी से इन पर्यावरणीय दबावों को झेलते हुए रह सकता है। यह कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अंदर चेंजेस किए और खुद को इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लिया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया कि मानव की दैहिक एवं मानसिक क्षमता
हजारों साल से गुजरकर आज व्यक्ति के अनुकूली उद्देश्यों को पूरा करने के लायक बनी। जैसा कि अभी हमने बताया कि कैसे वह हजारों सालों से अपनी मेंटल और फिजिकल एडॉप्टेशन के बदौलत अपने आप को सरवाइव कर सका, अपने आप को जीवित रख सका और आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी कर रहा है। लास्ट में हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि निस्बेट के द्वारा दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि इस संदर्भ में यह बताया गया है कि विभिन्न तरह के पर्यावरणीय दबावों के होते हुए भी किस तरह मनुष्य विकसित हुआ और हो रहा है, साथ ही साथ उन व्यवहारों को अनुकूलित भी कर रहा है जो उसके जीवन में, उसके जिंदगी को अपने बचाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास में हमने विकासमूलक संदर्श और मानवतावादी संदर्श का अध्ययन किया और अगली क्लास में हम मनोविश्लेषण संदर्श और मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।